नमस्कार बच्चों, मास्टर स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अरुण सर आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, जलमंडल, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको एक लाभ तो ज़रूर मिलेगा कि ओशन ज्योग्राफी या जलमंडल से जो भी प्रश्न आता है आपके एसएससी लेवल पर, वो सारी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके पास अपने चैनल का लिंक भेजना है। ठीक है, आगे देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना जलमंडल। अब बात आती है कि जलमंडल किसे कहा जाता है। जलमंडल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी पर फैली, अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर फैली जल की विशाल जलराशि को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर फैली जल की विशाल जलराशि को जलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी के कुल भाग पर, पृथ्वी का जो कुल भाग है, पृथ्वी के कुल भाग के लगभग 71% भाग पर जल है। लगभग कितने प्रतिशत भाग पे जल है? 71% भाग पे जल है। पृथ्वी के कुल भाग के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के कुल भाग है अपना पृथ्वी का, उसके कितने प्रतिशत भाग पे जल है? 71% भाग पे जल है। और 29% भाग, 29% भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल हो गया? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल हो गया? 71% भाग पे जल हो गया। कितने प्रतिशत भाग पे स्थल हो गया? 29% भाग पे स्थल हो गया। कितने प्रतिशत भाग पे स्थल हो गया? 29% भाग पे अपना क्या हो गया? स्थल हो गया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब प्रश्न, अपने पिछली बार जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया था, रीट बोलते हैं जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड के लिए जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि पृथ्वी के कुल भाग की कितने प्रतिशत भाग पर स्थलीय स्थल फैला हुआ है। तो आंसर था 29% भाग पर, 29 भाग पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बात हो रही थी जलमंडल की। अब मैंने बताया कि 71% भाग पे जल है, तो इस जल का वितरण किस प्रकार से किया गया है मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास ये 71% जो जल है, इससे ज्यादा जल नहीं है। पृथ्वी के कुल बाकी 71% भाग पे जल है, अर्थात जो ये हमारे पास 100% जल है, इस जल का, इस जल का लगभग 97.5% भाग, 97.5% भाग अर्थात 97.5% भाग महासागरीय है। कैसा है? महासागरीय है। कैसा है भाई? महासागरीय है। क्लियर है? लगभग 97.5% भाग कैसा है? महासागरीय है। और 2.5% भाग, 2.5% भाग स्वच्छ और उपयोग योग्य है। क्या है? 2.5% भाग क्या है? स्वच्छ और उपयोग योग्य है। तो 97.5% भाग क्या है? महासागरीय है। और 2.5% भाग क्या है? स्वच्छ और उपयोग योग्य है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब अपने पास केवल 2.5% जो भाग है, ये अपने पास शुद्ध जल है, अर्थात हमारे पास 100% शुद्ध जल कितना है? इतना है। ठीक है, इस जल का लगभग 90% भाग ग्लेशियर हैं, बर्फ जमी हुई है। क्या है? ग्लेशियर हैं, बर्फ जमी हुई है। और 10% भाग नदी झीलों तालाबों में है। कहाँ पे है? 10% भाग नदी झीलों तालाबों में है। तो इस प्रकार से हमारे जल का वितरण है, जो एग्जाम में पूछा गया था। यहां से पिछली बार हरियाणा में एचएसएससी में, और एक बार एसएससी में ये प्रश्न आ चुका है कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल है। तो लगभग 97.5% भाग क्या है? महासागरीय जल है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। आगे चलें। ठीक है, अब देखें, अब यहां से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अपना जलमंडल में अपने को पता चल गया कि कितने प्रतिशत भाग पे जल है, किस प्रकार से जल का वितरण है ना। इसकी जो अलग अलग डेफिनेशन आती हैं, भाई सर्वाधिक जल राशि कहाँ पे पाई जाती है, तो महासागरों में पाई जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जल राशि कहाँ पे पाई जाती है, महासागरों में पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जल की वह विशाल जल राशि, पृथ्वी पर जल की वह विशाल जल राशि जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, क्या कहलाती है, महासागर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, महासागर। पृथ्वी पर जल की वह विशाल जल राशि जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, क्या कहलाती है, महासागर कहलाती है। और पृथ्वी पर दोस्तों कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। कुल कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पैसिफिक, ठीक है, प्रशांत महासागर है। क्लियर है। अभी आगे देखिए, हमारी पृथ्वी पर यहां पे हम ध्यान देंगे। देखो, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का जो कुल क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध का जो कुल क्षेत्र है, यहां पर लगभग 61% भाग जलीय है। कितने प्रतिशत भाग है, 61% भाग जलीय है। या आप ऐसे लिख सकते हो 60.7% भाग। एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो कितना लिखोगे, 60.7% भाग। तो लगभग 61 हो गया, लगभग कितना हो गया, 61 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध का कुल भाग के कितने प्रतिशत भाग पे जल फैला हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में कुल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ है, तो आप बता सकते हो 81% भाग पर। कितने भाग पर, 81% भाग पर, 81, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 80.9% आंसर है। क्या है, 80.9%। तो लगभग 81 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक। अब यहां से अगर आपको स्थल पूछा जाए, यहां भी स्थल पूछा जाए, तो इसमें से 61 घटा दो, ठीक, आंसर आ जाएगा। इसमें से क्या घटा दोगे, 81 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 19% और यहाँ पर लगभग 39% भाग पर स्थल है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे देखें, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर मैंने बोला प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान, देखो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से आया है। क्लियर है, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आप लोग गलती, कंफ्यूजन के कारण गलती करके आते हैं। आज के बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान देखो, पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। कितना है, मेरियाना गर्त। इसकी गहराई है 11,033 मीटर। कई बार 11,022 मीटर दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में आपको 22 या 33 में से एक मिलेगा। यदि दोनों मिलते हैं तो आपको ऑनथेटिक आंसर 33 ही करना है। क्लियर है। तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। कितनी है, 11,033 मीटर है। कोई समस्या नहीं है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज हम और देख लेते हैं भाई, मेरियाना जो गर्त है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। मेरियाना गर्त कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे गहरा स्थान हो गया, तो सबसे ऊंचे स्थान पे भी डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट का काम है। देखो दोस्तों, सबसे गहरा स्थान ये हो गया। पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है, 8,848 मीटर। कहीं कहीं 8,850 आपको मिल जाता है। यदि आंसर दोनों ही ऑप्शन में हो तो 8,848 मानना है। कितना मानना है, 8,848 मानना है। समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं,
कई जगह आपको 8850 मिल जाते हैं, तो ऑप्शन में 8848 या 8850 में से एक मिलेगा। यदि दोनों मिलते हैं तो अपन क्या मानेंगे, 8848 मानेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे देखें। अब पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थान ये हो गया, सबसे गहरा स्थान ये हो गया। एसएससी में प्रश्न आया था दोस्तों, पृथ्वी पे सबसे ऊंचे स्थान और पृथ्वी पे सबसे नीचे स्थान के मध्य का अंतर कितना है। ध्यान देना, पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थान तो ये हो गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई, ये धरातल है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ठीक है। पृथ्वी पे सबसे नीचा स्थान, ये धरातल से नीचे 11,033 मीटर है। कितनी है, 11,033 मीटर है। ध्यान देना, प्रश्न आया पृथ्वी पे सबसे ऊंचे स्थान और सबसे नीचे स्थान के मध्य का अंतर कितना है। तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे थे उन्होंने इन दोनों को आपस में घटा दिया, लेकिन रीजनिंग में आप करते हो प्रश्न, विपरीत दिशाओं की संख्या आपस में जुड़ती हैं। क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ऊंचे, यहां से आप यहां पे आए, मान लो कि एक दोस्त का घर है, एक दोस्त आपका करण और एक दोस्त आपका दीपक, ठीक है। अब करण का घर माउंट एवरेस्ट पे, दीपक रहता है मेरियाना गर्त में। अब यहां से आप चलोगे तो कितनी दूरी तय करोगे, धरातल पे आने के लिए 8848 मीटर की दूरी तय की, और यहां से फिर पनडुब्बी के माध्यम से आप कहां गए, दीपक के घर गए। तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया, आपस में जुड़ेगा भाई, दूरी कितनी तय की, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 19,881 मीटर। कितना आएगा, 19,881 मीटर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था 20 किलोमीटर। तो लगभग 20 किलोमीटर हो रहा है ना, क्या हो रहा है, लगभग 20 किलोमीटर हो रहा है या नहीं हो रहा भाई। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 19,000 मीटर बराबर 19 किलोमीटर, और 881 अर्थात 119 मीटर ही तो कम है, तो हो गया लगभग 20 किलोमीटर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे देखिए। अभी अपन ने क्लियर किया मेरियाना गर्त का मैटर। देखो, पृथ्वी पे जो महासागर हैं इनकी औसत लवणता 35 प्रति हजार है। ये याद रखनी आप लोगों को, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। महासागरों की औसत लवणता है 35 प्रति हजार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ होता है 1000 लीटर पानी में 35 ग्राम हमें नमक की प्राप्ति होगी। क्या होगी, 35 ग्राम नमक की प्राप्ति होगी। तो महासागरों का अगर 1000 लीटर पानी लेंगे तो उससे कितना ग्राम नमक मिलेगा, 35 ग्राम नमक मिलेगा। तो 35 प्रति हजार। महासागरीय जल की लवणता 1000 पर मापी जाती है दोस्तों। किस पे मापी जाती है, 1000 पे मापी जाती है। और इसकी लवणता कितनी है, महासागरीय जल की लवणता कितनी है, 35 प्रति हजार है। कितनी है, 35 प्रति हजार है। क्लियर है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं महासागरीय जल का तापमान, तो महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इस पे कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे प्रश्न आया, एसएससी में एक बार प्रश्न आया हुआ है, समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला समुद्री जीव कौन सा है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला समुद्री जीव कौन सा है। तो दोस्तों उसे मूंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूंगा। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीव कौन सा है, मूंगा है। कौन सा है, मूंगा। अब ये मूंगा क्या होता है, देखो मूंगा आप लोगों का देखा हुआ है, आपने कभी बारिश में, वर्षा ऋतु में शंख देखे होंगे छोटे छोटे, उनके अंदर एक काला सा कीड़ा होता है। ये समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मूंगा जो है समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीव है, ठीक है। ये ज्यादातर जो मूंगा है दोस्तों 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। कहां से कहां तक पाया जाता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक मूंगा पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्वाधिक मूंगे की चट्टान, जिन्हें हम प्रवाल भीति कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवाल भीति कहते हैं, वो भी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही पाई जाती हैं। आगे देखिए, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां से जैसे ही हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हमने देखा कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भीति कौन सी है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भीति बोल दो, या आप लिख सकते हो मूंगे की चट्टान।
सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान कौन सी है? दोस्तों ये प्रश्न पेपर के अंदर आया था हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। ठीक है, किसमें आया था? हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। ठीक है, और एक और पेपर में हरियाणा में आया था HSSC के अंदर कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न हैं। तो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है? ग्रेट बैरियर। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्वींसलैंड द्वीप पर है। प्रश्न आया संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है? बोलो, ग्रेट बैरियर रीफ। टैली करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड द्वीप पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो ऑप्शन में क्वींसलैंड मिलेगा या ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, दोनों मिलते हैं तो फिर मूल लोकेशन क्वींसलैंड करेंगे। क्या करेंगे? क्वींसलैंड करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड पे है। इसकी लंबाई कितनी है? ये इसकी लंबाई एग्जाम में एक बार पूछी गई थी दोस्तों, लगभग 1600 मीटर है, अर्थात 1 मील है। कितनी है? 1600 मीटर है, अर्थात लगभग 1 मील है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है ना? आगे देखें। अब हमने देख लिया कि मूंगे की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान भी हो गई। वैसे भारत में भी एक मूंगा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह मूंगे से निर्मित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप है, अर्थात लावा निर्मित द्वीप है। दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखें। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जलमंडल पे हम और नजर डालेंगे कि हमारा जो जलमंडल है, ठीक है, इसमें 20 डिग्री, हमारा जो पृथ्वी है ना, इस पे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान देना। ठीक है, अभी देखें। हमने अपने माना कि ये पृथ्वी है। ठीक है, और दोस्तों ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सी है? बोलो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है। देखो दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये अंटार्कटिका है। इस प्रकार से महाद्वीपों की स्थापना है। और ये ऑस्ट्रेलिया है। कितने हो गए? 7 महाद्वीप हैं और 7 आपके सामने हैं। ये जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर का है और भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी अटलांटिक कहलाता है। ये भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर वाला ये क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी अटलांटिक कहलाता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखो, यहाँ पे मेरे हर वर्ड पे आपको ध्यान देना है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया होगा। और ये 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में पश्चिमी देशांतर, उस साइड में पूर्वी देशांतर। भाई जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश है, उस हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो देखो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहां पे आपको ये याद रखना है, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का एक क्षेत्र है
ये वाला, ये ब्लॉक हो गया। देखो दोस्तों अपने आप ही बन गया ये, है ना। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य का ये क्षेत्र सार गैसो सागर के नाम से जाना जाता है। मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना, सार गैसो सागर। क्या कहा जाता है? सार गैसो सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बोलो? सार गैसो सागर के नाम से जाना जाता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? सार गैसो सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार गैसो सागर कहलाता है। इस क्षेत्र के चारों ओर महासागरीय जल धाराओं का जाल है। महासागरीय जल धाराओं का जाल है। आप कहोगे सर ये जल धारा क्या आफत है, क्या कहते हैं, कौन क्या होती है जल धारा? देखो दोस्तों, समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर जल की वह विशाल जलराशि जो एक निश्चित दिशा में गति करती है। महासागरों के अंदर जल की वह विशाल जलराशि जो एक निश्चित दिशा में गति करती है जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? जलधारा कहलाती है। और इस क्षेत्र के चारों ओर महासागरीय जलधाराओं का जाल है, ऐसे घूमती रहती हैं, जिसके कारण ये बीच का क्षेत्र है ना, ये शांत व स्थिर है। ना तो यहाँ कभी लहरें आती हैं, ना कभी ज्वार भाटे आते हैं। तो समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर होने के बावजूद यहाँ ना तो कभी लहरें उठती हैं और ना कभी ज्वार भाटे आते हैं। इस कारण इसे डेजर्ट ऑफ ओशियन कहा जाता है, अर्थात महासागरों का मरुस्थल कहा जाता है। सार गैसो सागर को क्या कहा जाता है? महासागरों का, महासागरों का मरुस्थल क्या कहा जाता है? डेजर्ट ऑफ ओशियंस, अर्थात महासागरों का मरुस्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? सार गैसो सागर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सार गैसो सागर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सार गैसो सागर क्या कहलाता है? महासागरों का मरुस्थल। महासागरों का मरुस्थल किसे कहा जाता है? सार गैसो सागर को। ये कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश के मध्य है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री देशांतर के मध्य है? पश्चिमी 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित इस क्षेत्र को सार गैसो सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार गैसो सागर कहा जाता है। दोस्तों इस क्षेत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, तो इस क्षेत्र की खोज सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने की थी। कहां के नाविकों ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? स्पेन के नाविकों ने की थी। किसने की थी भाई? स्पेन के नाविकों ने की थी। ठीक है, समुद्र के अंदर समान दाब वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा, देखो मेरे कथन पे ध्यान देना, समुद्र के अंदर समान दाब वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। और समुद्र के अंदर समान ताप वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समताप रेखा कहलाती है। और समुद्र के अंदर समान लवणता वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? समलवण रेखा कहलाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां तक मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा पृथ्वी पर सबसे खारा स्थान कौन सा है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, पृथ्वी पर सबसे खारा स्थान। देखो प्रश्न आया पृथ्वी पे सबसे खारा स्थान कौन सा है। पेपर में कई बार आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत बार आया हुआ है और आप लोग इसको आराम से कर सकते हो क्योंकि जीके बिल्कुल कठिन नहीं है, बस उसको पढ़ाने वाला और उसके साथ साथ शिद्दत से पढ़ने वाला होना चाहिए, है ना। अभी देखिए पृथ्वी पर सबसे खारा स्थान कौन सा है, प्रश्न पे ध्यान देना। पृथ्वी पे सबसे खारा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पे सबसे खारा स्थान है दोस्तों वान झील है। कौन सी है? वोन झील।
पृथ्वी पे सबसे खारा स्थान कौन सा है? वोन झील है। कौन सा है भाई? वोन झील है। ये कहाँ पे है? ये तुर्की में है, या तुर्की भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तुर्की या तुर्की में है। इसकी जल की लवणता है दोस्तों 330 प्रति हजार। 330 प्रति हजार। इसकी जल की लवणता कितनी है बोलो? 330 प्रति हजार है। क्या है? 330 प्रति। इसकी जल की लवणता कितनी है? 330 प्रति हजार। समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर पृथ्वी पे दूसरा सबसे खारा स्थान कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी पे दूसरा सबसे खारा स्थान, दूसरा सबसे खारा स्थान कौन सा है? ठीक है, आपका ये प्रश्न आया कि पृथ्वी पे दूसरा सबसे खारा स्थान कौन सा है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। पृथ्वी पे दूसरा सबसे खारा स्थान है दोस्तों मृत सागर। इसकी जल की लवणता है 228 प्रति हजार। कितनी है? 228 प्रति हजार। आप इसको और भी 228 से भी है ना, कितनी है? 228 प्रति हजार है। ठीक है, आप इसको एक और देख लेते हैं कि पृथ्वी पे तीसरा सबसे खारा स्थान कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी पर तीसरा सबसे खारा स्थान कौन सा है? पृथ्वी पे तीसरा सबसे खारा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पे तीसरा सबसे खारा स्थान है भाई साहब ग्रेट साल्ट झील। ग्रेट, ध्यान देना वर्ड पे ध्यान देना, ग्रेट साल्ट झील। पृथ्वी पे तीसरा सबसे खारा स्थान कौन सा है? ग्रेट साल्ट झील है। कौन सा है? ग्रेट साल्ट झील है। तो ये कहाँ पे है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे दोस्तों? यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी जल की लवणता कितनी है? इसके जल की लवणता है 220 प्रति हजार। कितनी है? 220 प्रति हजार। इसकी जल की लवणता कितनी है? 220 प्रति हजार। यहाँ पे आप लोग एक प्रश्न और देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागरों के अंदर या समुद्र के अंदर सपाट शीर्ष वाले, बिल्कुल समतल समतल शीर्ष, जिनका शीर्ष बिल्कुल सपाट हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सपाट शीर्ष वाले, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, महासागरों के अंदर सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों गाइओट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महासागरों के अंदर सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहा जाता है? गाइओट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइओट कहा जाता है। देखो दोस्तों, आपका जलमंडल जो एसएससी लेवल पे था, वहां तक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं। इसके साथ अगर कोई टॉपिक आपका रह भी जाता है तो आगामी निकट क्लासों में आपको ज्योग्राफी के अब तक जो भी टॉपिक हुए हैं उन सभी की ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर विश्लेषण से समझाया जाएगा, पूरा खोल के समझाया जाएगा। ठीक है, वो जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे 20 होंगे तो एक क्लास में हो जाएंगे, यदि अगर 40 होते हैं तो 2 क्लास बन जाएंगी, ज्यादा बनती है तो 3 बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पूरी क्लासें मिलेंगी हमारी तरफ से, है ना। और रेगुलर रहिए, कंटिन्यू देखिए, मास्टर स्टडी क्लासेस आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, आप लोगों का प्यार हमारे प्रति बनाए रखें। हम आपके सिलेक्शन को सिलेक्शन तक ही लेके जाएंगे, किसी को रुकने नहीं देंगे, बल्कि आपको कंटिन्यूटी से हमारे साथ जुड़ा रहना है। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरा देखें, क्योंकि लास्ट तक वीडियो में सिलेक्शन का प्रश्न छुपा रह सकता है और लास्ट ही प्रश्न सिलेक्शन दे जाता है, क्योंकि रहने वाले केवल पॉइंटों में रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट 0.17, 0.33, 0.40 इस प्रकार के अंकों से फेल हो जाए। ठीक है, तो मास्टर एचडी क्लासेस पर आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत